ना ही आप बिल्कुल स्वस्थ होकर लौट आए हैं। आप पहली बार ही दफ्तर आए हैं। एक तो पहले ये बताएंगे आपका संगम में होने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा आपने फील किया, कैसी आपने मुश्किलें झेली और लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप यहाँ पर मेरे पास मेरे दफ्तर में यहाँ आए हैं। ये इस बीमारी के कारण से, इस संक्रमण के कारण से पिछले लगभग 1 महीने से मैं ऑफिस भी नहीं आ पाया हूँ और पॉजिटिव होने के बाद यहाँ मैं हॉस्पिटल में रहा और अभी सारी परिस्थितियों के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस दौरान मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने सारे का सारा इलाज जो है वो IGMC शिमला में करवाया है और केवल सरकार में मंत्री होने के नाते या सरकार का नुमाइंदा होने के नाते मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैंने जिन बातों को महसूस किया है कि जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में अगर हम बात करें तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर यहाँ पे काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सें, वार्ड सर्वेंट, स्वीपर, सबके सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ वहाँ काम करते हैं। मैं लगभग 1 हफ्ता हॉस्पिटल में दाखिल रहा हूँ। मैं केवल इसलिए नहीं कि मैं मंत्री हूँ तो मेरे लिए उन्होंने कोई विशेष व्यवस्थाओं का वहाँ पे किया था, मैं आम जनमानस के साथ था और मैंने ये महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी, ऑफिसर्स, वो आम आदमी के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसा कि वो किसी VIP के साथ को व्यवहार करते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार से जो हमारी नर्सें हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो असहाय व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है उसके साथ भी लोग खड़े हुए। ये पहला एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में दवाई की, टीके की, ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इन सारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आम आदमी की चिंता कर रहे हैं। आम व्यक्ति ठीक हो इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक लगातार इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं। इसलिए मेरा तो कहना यह है आप सबके माध्यम से कि हमें अपने ही प्रदेश के अंदर अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या आती है वो अपने प्रदेश के अंदर ही इसका इलाज कराए, ना कि इधर उधर दौड़े। एक तो आज की तारीख में जिस प्रकार का समय चल रहा है, काला बाजारी चल रही है, इससे भी हिमाचल प्रदेश बचा हुआ है। इसलिए हिमाचल प्रदेश अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग का कि वो जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम कर रहा है। और मैं ये खुले मन से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी मेहनत जो है ये विभाग कर रहा है। ये तो रही आपके अनुभव की बात की, आपको कोरोना के बाद आपने जो अनुभव किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट अब ये है कि जिस तरह से मुश्किल का दौर चल रहा है, कर्फ्यू की स्थिति भी चली है, कारोबार कामकाज भी बंद है। उद्योग की बात करें, उद्योग कैसे काम कर पा रहा है इन हालातों में, और उद्योग की क्या आज की स्थिति बता सकते हैं? जो अभी हमारा इस समय कोरोना कर्फ्यू का जो विषय है, हमने इसमें एक कोशिश की है कि काम जो है वो बंद ना हो। व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कुछ कड़े निर्देश तो लिए हैं, लेकिन उद्योग की दृष्टि से जो SOP जारी किया गया है उसमें हमने ये कोशिश की है कि जो उद्योग जिनको चलना अति आवश्यक है, जिनकी ज़रूरत है, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हमने वहाँ के जो कारीगर हैं उनको किस प्रकार से वहाँ पे रखा जा सकता है, मजदूर को कैसे रखना है, इसके निर्देश हमने उद्योगपतियों को दिए हैं। और मुझे लगता है, मैं मानता हूँ समस्याएं हैं, मैं ये मानता हूँ मुश्किलें हैं, लेकिन इस दौर में भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री जो है वो चल रही है और उद्योगपति भी इन सारे विषयों के ऊपर कोऑपरेट कर रहे हैं और मजदूर लोग भी वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है। सर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये लगभग पूरी तरह से बैठ चुका है और इनको नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। टैक्सी वाले उसका काम नहीं चल रहा है, बसें बंद है। तो क्या लग रहा है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो ये बसें बंद रहेंगी या कुछ आप जाएगी? निश्चित तौर से आप देखिए, अगर व्यक्ति है तो सब कुछ है, अगर समाज है तो सब कुछ है।
इस महामारी के अंदर सबसे पहले तो हमें बचना कैसे है। मैं मानता हूँ जो आप बातें बोल रहे हैं जो बिल्कुल सही हैं। जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो विकट परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, टैक्सी वाला विकट परिस्थितियों में से गुजर रहा है। लेकिन अगर हमने इस चेन को तोड़ना है तो उसके लिए हमें कठिन जो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो लेने ही पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है शीघ्र ही परिस्थितियां ठीक होंगी। और इवन अभी ट्रांसपोर्टर्स ने अपने कुछ विषय भी रखे हैं, हमने वो सरकार के साथ भी साझे किए हैं। हम उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ देंगे। लेकिन आज की तारीख में जिस परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूं हमें सभी लोग सहयोग दें, कोऑपरेट करें। हाँ, थोड़ी परिस्थितियां ठीक होंगी तो उन सारे विषयों के ऊपर हम मदद भी करें। सर, उद्योग की बात करें, खासकर ऑक्सीजन की जो किल्लत है, उद्योग से जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है वो बनाता था, वो पूरी भी कर रहा था। आज की डेट में अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? वो जो उद्योगों से या बाहर से ऑक्सीजन की बात है, और जो कॉरपोरेट्स है जिस तरह से मदद कर रहे हैं, वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन बनती है वहाँ पर वो ऑक्सीजन बनना उसी तरीके से जारी है। लेकिन आपके ध्यान में और विषय रहे, जहाँ पर ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है, चाहे वो स्टील की इंडस्ट्री है या बाकी इंडस्ट्रीज हैं, हमने ये कोशिश की है कि ऑक्सीजन की कमी किसी प्रकार की नहीं रहनी चाहिए। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है, हमारे जो उद्योग हैं जहाँ पर हमारे पर इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर सिलेंडर बनता है, जहाँ पर गैस तैयार की जाती है, ऑक्सीजन तैयार की जाती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सर, परिवहन को कितना घाटा हुआ है, कुछ बता पाएंगे? आज की तारीख में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। उसका कारण यह है, मैं बड़े दिनों से, आपको पता है कि इन परिस्थितियों में नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं आया हूं। लेकिन 1-2 दिन में हम सारी चीज़ों को साझा करेंगे। सर, कल भी जैसे कैबिनेट होनी है हालांकि, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे हालात प्रदेश में हैं तो जो बंदिशें हैं इन्हें बढ़ाना चाहिए, या क्योंकि अभी मामले घट नहीं रहे हैं, ये बढ़ी रहे हैं लगातार? मुझे ऐसा लगता है सर कि कल हम सभी लोग बैठेंगे प्रबुद्ध मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे वरिष्ठ मंत्री और हम सब लोग बैठकर, जैसा आपके मन के अंदर ये विषय हैं, हमारे मन के अंदर भी ऐसे ही विषय हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कैबिनेट है, कैबिनेट में सारी बातें खुलकर होंगी और उनके ऊपर चर्चा होगी, तो निश्चित तौर से हम वही फैसला लेंगे जो इस प्रदेश के लिए हितकारी हो। सर, कोरोना काल में पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई, बयानबाजियां बहुत हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से भी लगातार बयान आए कि जैसे प्रबंध करने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, दवाइयों की दिक्कत आ रही है, वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल हालांकि उठाए गए। ऐसे ही कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, उन्होंने जेपी नड्डा जी को पत्र भी लिखा कि चीज़ें ठीक नहीं है। आप इस पूरी पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं? क्या ये मौका सही है इस वक्त राजनीति करने का, ऐसा करना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिन लोगों को विपक्ष में काम करने के लिए लोगों ने लगाया था, जिस प्रकार का काम विपक्ष के नाते हम लोगों को करना था, हम उस काम को बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम केवल और केवल जिस प्रकार का जो समय चल रहा है उसमें हम केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस आम जनमानस की पीड़ा को ना समझते हुए, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई राहत न देते हुए, केवल और केवल अखबारों के अंदर बयानबाजी दे के सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। आज समय यह है कि हम गरीब के पास जाएं, उस ज़रूरतमंद के पास जाएं जिसके पास कुछ नहीं है। और आज की तारीख में बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे सब के सब किस प्रकार से आम जनमानस की सेवा हो सकती है उस सारे काम में लगे हैं। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि केवल ये वही लोग हैं, ये वही हैं जो कहते थे कि वैक्सीन जो है जो मोदी जी का है हम कभी नहीं लगाएंगे। आज सबसे ज़्यादा अखबारों के अंदर आ रहा है कि वैक्सीन क्यों नहीं है, हमारे को सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। और कांग्रेस के प्रदेशों से अब ये आवाज़ आ रही है। तो ये लोगों ने केवल और केवल इन सारी चीज़ों के ऊपर राजनीति की है। इन्होंने कोरोना को भी नहीं छोड़ा राजनीति करने से। इसलिए परिस्थितियां ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये चाहूँगा और मेरा ये निवेदन है इन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि वो सरकार के साथ खड़े हों, सरकार को अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का उनकी सादगी है, जिस प्रकार की उनकी नेचर है, वो तो हर किसी की बात को सुनते हैं। और मैं चाहता हूं विपक्ष इस प्रकार की बातें आम जनमानस के अंदर जो
समस्याएं हैं उनको, उन सारी बातों को सरकार के साथ उठाए। निश्चित तौर पे जो उनके सुझाव होंगे हम उनको मानेंगे। कांगड़ा जिला सबसे प्रभावित जिलों में से है। कांगड़ा जिला में मौत के आंकड़े भी सबसे ज़्यादा है और संक्रमण के मामले भी बहुत ज़्यादा है। इस मौके पे जब आपने खुद ये संकट झेला, ये संक्रमण के दौर से गुजरे, क्या आप संदेश लोगों को देंगे? क्योंकि अभी भी लोग जितनी पाबंदी है उसका ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं। शादियाँ, ब्याह और दूसरे समारोह, सामाजिक गतिविधियाँ वो भी बदस्तूर चल रही है। सरकार आने की कोशिश कर रही है कि सख्ती भी कर रही है, तो अब क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं तो आम जनमानस से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए समय समय के ऊपर सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं हम उसका पालन करें। हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े सादे हैं, समझदार हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वो इन सारी बातों को समझते भी हैं। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि छोटी सी भी लापरवाही के कारण ये जो बीमारी है वो फैल रही है। इसलिए हम लोगों को कड़ाई से इन सब बातों का पालन करना अति आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश का आम नागरिक इन सारी बातों को समझता है और जो समय समय के ऊपर निर्देश सरकार द्वारा दिए जाते हैं हम उनको निर्देश ना मानते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन को बचाने के लिए, हम उसको अपने जीवन में अपनाएं और इस महामारी से बचने की कोशिश करें। सर, कांगड़ा जिला की एक तस्वीर पिछले कल आई थी, आपने भी शायद देखी होगी कि एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर ले जा रहा है, माता को, अपनी माता को। तो ऐसी जो तस्वीरें हैं विचलित करती है, लेकिन क्या उसको लेकर आपने भी कोई रिपोर्ट ली है आपके जिला से संबंधित? बिल्कुल दो राय नहीं है, वो मेरे जिला से संबंधित है और वो बिल्कुल जहाँ मेरा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कोई बड़ा दूर नहीं है वो क्षेत्र। और ये जो देखा है विचलित करने वाला है और इससे आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है ये उसकी एक तस्वीर हमें नज़र आती है। लेकिन मैंने अभी वर्चुअल मीटिंग की है, मैंने वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से यही निवेदन किया कि अगर किसी प्रकार की परिस्थिति किसी गांव में इस प्रकार की बनती है कि आप लोग उनके साथ खड़े हो जाइए। मैंने आज ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये आदेश भी दिए हैं और उनको निवेदन भी किया है कि जहाँ पर भी इस प्रकार की परिस्थिति आती है वो वहाँ पर खड़े हों, समाज के साथ खड़े हों, उस परिवार के साथ खड़े हों। अगर उसकी किसी भी तरीके की मदद करनी है, चाहे वो संस्कार है, चाहे दवाई देनी है, चाहे कुछ और है, तो वहाँ पर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आपको इस बात की सुनकर खुशी होगी कि मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जो भी आप लोग ड्यूटी लगाएंगे, जहाँ पर भी हमें ऐसा लगेगा हम सबसे पहले वहाँ खड़े होंगे, पहली पंक्ति में खड़े होंगे। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, प्रशासनिक स्तर पे इस तरह की कोई खामी अगर रही है इसको लेके भी जांच की जाएगी? क्यों ऐसा हुआ, क्यों प्रशासन ने नहीं देखा? ये प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कह रहा है कि हम हर किसी की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की लापरवाही भी देखी जाएगी कि क्या इस लेवल पर? मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर परिवार के लोगों ने प्रशासन से बात की है या नहीं की है, शायद मुझे भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं है कि अगर प्रशासन को इस प्रकार की परिस्थिति का पता चलता है तो वो लोग पक्का वहाँ पे खड़े होते हैं आके। लेकिन अगर प्रशासन के तौर पर अगर गलती हुई है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज को, स्वयंसेवी संगठनों को, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को इन सारी बातों के बारे में सजग रहना चाहिए ताकि इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा ना हो।